इस कहानी की शुरुआत होती है टर्की के एक शहर मर्डिन से और साल होता है सन 1915। ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 1 अपनी पीक पर था। हर तरफ जंग का माहौल था। इसी शहर में हमें नजरत नाम के एक लोहार को दिखाया जाता है। नजरत को पूरा यकीन होता है कि अब जंग का असर इनके ऊपर भी पड़ने वाला है, इसलिए वो अपने साथ काम करने वाले लड़के जिसका नाम लेवोन है उसे शहर के हालात पर नजर रखने को कहा होता है। अब इसके बाद जब वो अपनी जुड़वा बेटियों को स्कूल से लेकर वापस लौट रहा होता है तब रास्ते में उनसे बातें करते हुए आसमान में वो एक सफेद परिंदे को देखता है और कहता है कि ये किसी बहुत बड़े सफर की निशानी है। रात को डाइनिंग टेबल पर पूरी फैमिली जंग के हालात के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि नजरत को फौज में भर्ती की फिक्र होती है। दरअसल नए कानून के मुताबिक 15 साल से ऊपर के मर्दों को जंग में भेजा जा रहा है, इसीलिए आर्मी सभी मर्दों को बिना उनकी मर्जी के आर्मी में भर्ती कर रही होती है। तभी अचानक इनके दरवाजे पर कुछ फौजी आते हैं जो नजरत को अपने साथ चलने को कहते हैं। नजरत उन्हें पैसे देकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन जंगी हालात की मजबूरी के चलते फौजी उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। यानी कि अब उसे अपनी फैमिली को छोड़कर एक अनजान सफर पर जाना पड़ेगा जिसका अंजाम उसे नहीं पता। कुछ ही देर बाद बहुत सारे आम लोगों को हथियारबंद फौजियों के बीच पैदल चलवाया जाता है, लेकिन उन्हें जंग के बजाय सड़कों पर मजदूरी के लिए भेज दिया जाता है। ये रास्ता बहुत लंबा और पथरीला होता है जहाँ इन लोगों से दिन रात पत्थर तोड़ने और सड़क बनाने का काम लिया जाता है। जो लोग थक जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं उनके पास आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती और हालात उनके लिए बहुत सख्त हो जाते हैं। एक दिन नजरत देखता है कि उनके सामने से औरतों, बच्चों और बूढ़ों की एक लंबी लाइन गुजर रही है जिन्हें कैद किया गया है। ये सभी लोग जंग की वजह से अपने घर छोड़ने पर मजबूर हैं। नजरत उनमें से गिरी हुई लड़की को उठाने की कोशिश करता है, तभी गार्ड्स आकर उसे पीछे हटाने और अपने काम पर ध्यान देने को कहते हैं क्योंकि यहाँ के रूल्स बहुत सख्त होते हैं। शाम को आग के पास एक छोटा लड़का आता है जो कैदियों की उस लंबी लाइन से बिछड़ गया था और उसके माँ बाप शहर में ही मारे गए थे। नजरत उसे खाना देने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो लड़का वहाँ खड़े गार्ड को देखता है वो बुरी तरह डर कर भाग जाता है। अब इसके बाद मजदूरों को महसूस होता है कि उनकी जिंदगी सिर्फ इस पत्थर तोड़ने वाले कैंप तक ही महदूद रह गई है। इस मुश्किल मजदूरी के बीच पूरा एक साल बीत जाता है जहां दिन ब दिन लोगों की हालत खराब होती जा रही है। एक दिन काम करते करते एक मजदूर अचानक बुखार और थकन की वजह से जमीन पर गिरकर मर जाता है, जिसे देखकर सब सदमे में आ जाते हैं। नजरत अपने साथी के साथ उसकी कब्र बनाकर उसे दफना देता है। जिसके बाद रात में एक ऑफिसर उनके कैंप में आता है। वो ऑफिसर उन कैदियों को कहता है कि अगर वो लोग उनकी नई शर्तें मान ले और उनके कानून अपना लें तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। भीड़ में से कुछ लोग आगे आते हैं और अपने बच्चों की खातिर मजबूरी में उनकी शर्तें कबूल कर लेते हैं। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। अगली सुबह जब बाकी बचे हुए लोग अपनी झोपड़ियों से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि कैंप खाली हो चुका है और गार्ड्स उन्हें वहीं छोड़ गए हैं। भूखे प्यासे मजदूर वहाँ बचे हुए खाने की तलाशी करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो आजाद हैं। लेकिन तभी अचानक फौजियों का एक नया ग्रुप वहाँ आता है जिनके पास नए ऑर्डर्स थे कि इस कैंप को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। यहाँ से जो भी भागने की कोशिश करता है उसे पकड़ लिया जाता है और बाकी सभी को बांधकर दूर पहाड़ियों की तरफ ले जाया जाता है। वहाँ उन्हें खाई के पास दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया जाता है। ऑफिसर्स के हुक्म पर कुछ लोग जिन्हें इस काम के लिए बुलाया गया था वो उन कैदियों को मारने लगते हैं। जब नजरत की बारी आती है तो उसे मारने वाला आदमी जिसका नाम मेहमद था थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि उसका दिल ये सब करने को नहीं मान रहा होता। ऑफिसर के जोर देने पर मेहमद आखिरकार चाकू से वार तो करता है, पर वो जानबूझकर ऐसा वार करता है कि नजरत की जान ना जाए। हालांकि चोट लगने की वजह से नजरत जमीन पर गिर जाता है और मेहमद चुपके से उसे वहां मौजूद दूसरे लोगों के बीच छुपा लेता है। शाम को जब ऑफिसर्स और बाकी लोग वहां से चले जाते हैं तो नजरत बेहोशी से जागता है और दर्द से तड़पने लगता है। कुछ ही देर बाद मेहमद वापस आता है और चुपके से नजरत की रस्सियां काटता है ताकि वो उसे वहां से बचाकर ले जा सके। मेहमद उसे पानी पिलाता है और उसकी मदद करता है और ये दोनों वहां से बच निकलने के लिए पहाड़ों के रास्ते भाग जाते हैं। अगले दिन पहाड़ों से गुजरते हुए उनका सामना एक ग्रुप से होता है जो आम मुसाफिरों को लूटने का काम करते हैं। वो लोग उन्हें घेर लेते हैं पर मेहमद उन्हें समझाता है कि उनके पास लूटने के लायक कुछ नहीं है और वो खुद मुसीबत के मारे हैं। वो देखते हैं कि नजरत के गले पर बहुत गहरी चोट है जिससे वो समझ जाते हैं कि अब वो अपनी आवाज को खो चुका है और कभी बोल नहीं सकता। वो लोग उसे जख्म साफ करने और पट्टी बांधने का मशवरा देकर आगे बढ़ जाते हैं। इसी दौरान मेहमद
मेहमत उन्हीं लोगों के साथ जुड़ने का फैसला करता है। दरअसल मेहमत जानता है कि अकेले इस बंजर इलाके में जिंदा रहना मुश्किल है, इसलिए वो उनके साथ मिलकर आगे का सफर तय करने का सोचता है। इसी दौरान नजरत का एक पुराना कस्टमर वहाँ पकड़ा जाता है, जो उसे पहचान कर उससे मदद मांगता है। लेकिन नजरत को याद आता है कि ये वही लोग थे जिन्होंने अमीर होकर भी गरीबों का साथ नहीं दिया था, इसलिए वो बिना मदद किए उसे अपना मुंह फेर लेता है। तभी एक आदमी बताता है कि नजरत का शहर पूरी तरह तबाह हो चुका है और उसकी फैमिली को जबरदस्ती किसी और शहर भेज दिया गया है। यानी कि अब नजरत का एक ही मकसद है, किसी भी तरह अपनी खोई हुई फैमिली को ढूंढना। जब लूट का माल बांटा जाता है तो नजरत अपना हिस्सा लिए बिना ही अपना सफर शुरू करने लगता है ताकि वो जल्दी निकल सके। उसके साथ ही अलविदा कहते वक्त उसे कपड़े देते हैं ताकि वो अपनी पहचान छुपाकर सेफ रह सके। मेहमत उसे अपने जूते भी दे देता है। मेहमत की ये सच्चाई देखकर नजरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले लगाकर वहाँ से आगे निकल पड़ता है। रास्ते में बहुत तेज और भयानक रेत का तूफान आता है, जिससे बचने के लिए वो खुद को एक पुराने कपड़े में लपेट कर रेत पर ही लेट जाता है। तूफान रुकने के बाद वो आगे बढ़ता है और आखिरकार एक कुएं तक पहुंचता है ताकि अपनी प्यास बुझा सके। लेकिन जब वो पानी निकालने की कोशिश करता है तो देखता है कि हालात इतने खराब हैं कि उस कुएं का पानी पूरी तरह खराब हो चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। वो मायूस होकर वहाँ से आगे बढ़ता रहता है। उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है और भूख से उसकी सारी ताकत पूरी तरह खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो थक कर रेत पर गिर जाता है। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और उसे लगता है कि अब उसकी मौत तय है। बेहोशी की हालत में उसे अचानक अपनी बीवी नजर आती है, जो उसे हिम्मत देकर उठने और अपने बच्चों को ढूंढने को कहती है। ये ख्याल उसे एक नई ताकत देता है और किसी तरह नजरत संभल कर आगे चलता हुआ एक दूर बने रेफ्यूजी कैंप तक पहुंचता है। वो वहाँ के मालिक को अपना छुपाया हुआ सोने का सिक्का देता है, जिसे चेक करने के बाद मालिक उसे थोड़ा सा खाना देता है। खाना खाते वक्त एक छोटी लड़की आकर नजरत से मिन्नत करती है कि वो उसे वहाँ से ले चले क्योंकि वो वहाँ बहुत तकलीफ में है। लेकिन मालिक गुस्से में उस लड़की को डांट कर भगा देता है, जिसे देखकर नजरत को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो मजबूर होता है। अब इसके बाद नजरत को पता चलता है कि और भी आम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, तो उनके निशान देखते हुए रेल की पटरियों पर निकल पड़ता है। रास्ते में बच्चों का एक ग्रुप एक बूढ़ी औरत के साथ आगे चल रहा होता है, जो थकन से बुरी तरह चूर होते हैं। वो उनका पीछा करते हुए एक आम रेफ्यूजी कैंप में पहुंचता है, जहाँ सिर्फ औरतें, बच्चे और बूढ़े लोग मौजूद थे और उनके पास खाने को कुछ नहीं होता। भूखे प्यासे बच्चे नजरत को देखते ही उसके चारों तरफ आ जाते हैं, तो वो मजबूर होकर अपना बचा हुआ पानी उन्हें पीने के लिए दे देता है। कैंप के अंदर हर तरफ भूख और बीमारी से मर चुके लोगों की लाशें पड़ी होती हैं और लोग दर्द से करारे होते हैं। तभी इन भीड़ भरे चेहरों को ढूंढते हुए उसे जमीन पर लेटी हुई अपनी बीवी की बहन मिलती है, जो बहुत बुरी हालत में होती है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही होती है। वो उसे बता दे कि उसके सामने पूरी फैमिली बहुत दर्दनाक तरीके से इस दुनिया से चली गई। ये सुनकर नजरत पूरी तरह टूट जाता है और उसके पास बैठकर रोने लगता है। मरने से पहले वो औरत उसे मिन्नत करती है कि उसे इस बर्दाश्त के बाहर दर्द और बीमारी से आजाद कर दे, क्योंकि अब वो और नहीं सह सकती। काफी देर सोचने के बाद वो मजबूर होकर उसका गला दबाकर उसे इस तकलीफ से हमेशा के लिए छुटकारा दिला देता है। अगली सुबह जब वो कैंप की इस दर्दनाक हालत को देखकर बाहर निकलता है, तो गुस्से और दुख में वो आसमान की तरफ पत्थर फेंकता है। वो चीखना चाहता है पर आवाज नहीं आती। तभी एक गार्ड उसे ऐसा करते देख लेता है और उसकी तरफ भागता है। हालांकि नजरत बिना वक्त जाया किए वहाँ से तेजी से भाग निकलता है और सीधा उन रेल की पटरियों की तरफ जाता है। वो ट्रैक पर अकेला भटक रहा होता है कि अचानक पीछे से एक चलती हुई ट्रेन आती है, जो एक चढ़ाई की वजह से काफी धीमी चल रही होती है। नजरत चुपके से भागकर उस ट्रेन के खुले डब्बे में चढ़ जाता है और किसी को पता नहीं चलने देता। कुछ दिन बाद जब ट्रेन एक चेक पोस्ट के पास रुकने लगती है, तो पकड़े जाने से बचने के लिए वो चलती ट्रेन से कूद जाता है। गार्ड्स उसे कूदते हुए देख लेते हैं, पर उन्हें लगता है कि एक आम रेफ्यूजी के लिए इतनी बड़ी ट्रेन रोकना और पीछा करना ठीक नहीं, इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। थोड़ी देर आगे भटकते हुए उसे आमर नाम का एक अरब मुसाफिर मिलता है, जो बहुत रहम दिल होता है और उसे अपने पास बिठाकर खाना खिलाता है। नजरत खाना खाने के बाद इशारे से उसे समझाता है कि उसके गले पर चोट लगने की वजह से उसकी आवाज हमेशा के लिए जा चुकी है। आमर उसकी ये हालत देखकर वादा करता है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा और सफर में आने वाली फौजी चेक पोस्ट से बचकर सेफ शहर ले जाएगा। शहर की धूल भरी गलियों में जब गाड़ी रुकती है, तो कुछ गार्ड्स उन्हें रोकते हैं और उनकी तलाशी लेना चाहते हैं, लेकिन आमर बहुत समझदार होता है। वो गार्ड्स को साबुन देकर उनकी मदद करने का बहाना करता है, जिससे नजरत आसानी से उनकी नजरों से बच निकलता है। आमर उसे बचाकर अपनी साबुन की फैक्ट्री में ले जाता है, जहाँ पहले से कुछ और बेघर लोग पनाह लिए
दिए होते हैं। वहाँ नजरत दूसरे मजदूरों के साथ काम करने लगता है और क्योंकि वो पढ़ा लिखा और होशियार है इसलिए वो जल्दी ही फैक्ट्री का काम समझ जाता है। कुछ ही वक्त बाद आमिर एक और थके हुए मुसाफिर को वहाँ ले आता है जैसे नजरत की अच्छी दोस्ती हो जाती है और इस तरह नवंबर 1918 का वक्त आ जाता है। पहली वर्ल्ड वॉर अचानक खत्म हो जाती है और शहर में मौजूद पूरा पुराना सिस्टम अचानक से टूटने लगता है। सड़कों पर लोग गुस्से में होते हैं और जिन्होंने उन पर सख्ती की थी उन पर पत्थर फेंक रहे होते हैं ताकि अपना बदला ले सकें। इसी दौरान आमिर अपनी फैक्ट्री के दरवाजे और भी परेशान रेफ्यूजी लोगों के लिए खोल देता है। धीरे धीरे फैक्ट्री में बहुत सारे लोग आने लगते हैं जिन्हें शेल्टर चाहिए और आमिर सबको फ्री में खाना और सोने की जगह देता है। एक दिन रास्ते से गुजरते हुए नजरत का ध्यान एक सफेद चादर पर चलने वाली चार्ली चैपलिन की ब्लैक एंड व्हाइट मूवी पर जाता है जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। मूवी में दिखाया गया बाप बेटी का प्यार देखकर उसे अपनी खोई हुई फैमिली और जुड़वा बेटियों की बहुत याद आ जाती है। जब मूवी खत्म होती है और सब लोग चले जाते हैं तो वो वहीं अकेला बैठा रह जाता है क्योंकि उसकी उम्मीद धीरे धीरे टूट रही होती है। तभी पीछे से उसे अपना पुराना साथी लेवोन मिलता है जो उसे पहचान कर गले लगा लेता है और बहुत बड़ी खुशखबरी देता है। लेवोन बताता है कि उसकी दोनों बेटियां जिंदा हैं क्योंकि उसकी बीवी ने आखिरी वक्त में उन्हें एक अच्छे और सेफ खानदान को दे दिया था। ये सुनकर नजरत को बहुत खुशी होती है लेकिन लेवोन बताता है कि उसके बाद उन लड़कियों का क्या हुआ ये उसे बिल्कुल नहीं पता। जिसके बाद नजरत बाकी परेशान लोगों की तरह अपनी डायरी देखकर जिसमें बेटियों के नाम लिखे थे आते जाते लोगों से उनके बारे में पूछने लगता है लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता। इसलिए वो अपने साथी किरिकोर की मदद से अखबार में एक एड देता है पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। उसे लोगों से मशवरा मिलता है कि वो इसी जगहों पर तलाश करे जहाँ जंग के बाद यतीम लड़कियां पनाह लेती हैं। वो कई दिन तक अलग अलग ऑर्फनेज में जाता है पर उसे वहाँ अपनी बेटियों का कोई सुराग नहीं मिलता और वो मायूस होने लगता है। जिसके बाद वो एक बहुत बड़े यतीम खाने में जाता है जहाँ की मालकिन उसे समझाती है और उसे पूरी कंट्री के यतीम खानों की एक लिस्ट निकाल के देती है। नजरत लिस्ट देखकर फैसला करता है कि जब तक उसकी सांस चल रही है वो अपनी बेटियों को ढूंढने के लिए हर जगह जाएगा। अब इसके बाद वो अपने दोस्त आमिर और किरकोर से अलविदा कहकर वो उस फैक्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ देता है और एक लंबा सफर तय करते हुए साल 1922 आ जाता है। अब नजरत सफर करते करते लेबनान पहुंच चुका होता है जहां उसकी डायरी में लिखे हुए कुछ ही एड्रेस बचे होते हैं पर बेटियों का कोई पता नहीं होता। एक दिन जब वो वहाँ के एक पुराने यतीम खाने में ढूंढ रहा होता है तो उसे अचानक वहाँ की दीवार पर अपनी दोनों बेटियों की तस्वीर लगी मिलती है। वहाँ की मैडम तस्वीर देखकर बताती है कि दोनों लड़कियां जिंदा हैं पर कुछ ही अरसा पहले वो यहाँ से जा चुकी हैं। मैडम ये भी बता दी कि उनमें से एक बहन की टांग में चोट थी जिसकी वजह से वो लंगड़ा कर चलती थी और उनका आपस में बहुत प्यार था। एक टीचर उसे बता दी कि बेहतर जिंदगी की तलाश और शादी करने के लिए दोनों बहनें यहाँ से सीधा क्यूबा चली गई हैं। ये सुनकर नजरत को बहुत दुख होता है क्योंकि क्यूबा यहाँ से बहुत दूर है और उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो वहाँ तक पहुँच सके। लेकिन नजरत फैसला करता है कि अब वो समंदर पार करके क्यूबा जाएगा। अब क्योंकि उसके पास टिकट के पैसे नहीं होते इसलिए वो एक सेलर बनकर और समुद्री जहाज पर मजदूरी करने की शर्त पर चढ़ जाता है। जहाज पर वो दिन रात फर्श साफ करता है और भारी सामान उठाने का काम करता है ताकि वो बिना पैसे दिए उस सफर को पूरा कर सके। बहुत लंबे और थका देने वाले सफर के बाद जब आखिरकार जहाज से क्यूबा का समंदर दिखता है तो सब लोग खुश हो जाते हैं। नजरत के चेहरे पर भी बरसों बाद एक मुस्कान आती है क्योंकि उसे लगता है कि वो अपनी बेटियों के बहुत करीब है। वो हवाना की गलियों में अपना एड्रेस पेपर दिखाते हुए लोगों से रास्ता पूछता है जहाँ गाड़ी वाला उसे उस जगह की सही लोकेशन बता देता है। शाम ढलते ढलते वो उस निशान पर पहुंचता है जो कि एक बार्बर की दुकान होती है और वो अंदर चला जाता है। दुकानदार उसका नाम और हुलिया देखकर हैरानी से पूछता है कि क्या वो उन्हीं जुड़वा बेटियों का बाप है जो यहाँ रहती थी। नजरत हाँ में इशारा करता है जिसके बाद नाई उसे बताता है कि दोनों लड़कियां तो 6 महीने पहले ही यहाँ से अमेरिका जा चुकी हैं। वो नाई उसे एक बिजनेसमैन एल्डमैन का कार्ड देता है जिसके पास वो दोनों लड़कियां काम करती थी और वहीं रहती थी। रात को उस नाई के घर खाना खाते वक्त मालकिन बताती है कि दोनों बहनों की यहाँ शादी नहीं हुई जैसा उन्होंने सोचा था। एक आदमी ने उसकी लंगड़ी बेटी से शादी करने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि उसके पाँव में मसला था। जिसके बाद उसकी दूसरी बहन ने भी दुख में शादी नहीं की। अगली सुबह वो नाई अमेरिका एक टेलीग्राम भेजता है ताकि उनका करंट एड्रेस पता चल सके। जिसके बाद उसे जवाब आता है कि लड़कियां वहाँ से काम छोड़ चुकी हैं। ये सुनकर कि अब उनका कोई पता नहीं है नजरत पूरी तरह मायूस हो जाता है और आसमान को देखते हुए रोने लगता है।
पर इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारता और अमेरिका जाने का फैसला करता है। पर नाई उसे समझाता है कि वहाँ कानून बहुत सख्त हैं। गूंगे और बीमार लोगों को कानूनी तौर पर किसी भी हाल में अमेरिका में दाखिल नहीं होने दिया जाता। तब वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि स्मगलर्स को पैसे देकर चुपचाप बोट के जरिए अमेरिका के बॉर्डर तक पहुंचे। इस खतरनाक सफर और टिकट के पैसों के खातिर नजरत वहाँ सड़कों पर छोटे मोटे काम और बोझ उठाने लगता है। काम करते हुए उसे एहसास होता है कि पिछले 8 साल की तकलीफ और दुनिया के जुल्म ने उसे अंदर से पूरी तरह बदल दिया है और अब उसका दिल पहले जैसा नरम नहीं रहा। एक दिन शहर में नाई की बीवी अचानक नजरत को रोकती है और उस अजीब से आदमी की तरफ इशारा करती है जिसने उसकी बेटी को ठुकराया था। नजरत के अंदर का दबा हुआ गुस्सा बाहर आ जाता है और वो उस आदमी का पीछा करके उसे किसी सुनसान कोने में बुरी तरह पीटता है। जाते हुए वो अपना बदला लेने के लिए उस आदमी का बटुआ भी छीन लेता है क्योंकि उसे अमेरिका जाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत होती है। इन्हीं पैसों से अब उसके पास टिकट खरीदने की पूरी रकम जमा हो जाती है और वो किसी को बताए बिना रात के अंधेरे में स्मगलर्स की नाव पर चढ़ जाता है। समंदर की लहरों को चीरते हुए कुछ दिन बाद वो लोग अमेरिका की स्टेट फ्लोरिडा पहुंचते हैं। वहाँ स्मगलर्स उसे और बाकी लोगों को चुपचाप एक रेलवे क्रॉसिंग के पास उतार देते हैं, जिसके बाद वो अकेला ही आगे निकल पड़ता है। अब आगे का सफर उसे अकेले ही तय करना है और सामने मीलों तक सिर्फ रेल की पटरियां और सुनसान जंगल होता है। रास्ते में भूख से उसकी हालत खराब होने लगती है। वो भूख मिटाने के लिए एक फार्म में घुसकर मुर्गी चुराने की कोशिश करता है, पर वहाँ का मालिक उसे पकड़ लेता है। नजरत वहाँ से भागने लगता है और गाँव वाले शोर मचाते हुए बंदूक लेकर उसका पीछा करते हैं। तभी मौका पाकर वो रुकता है और एक किसान पर पलटकर हमला कर देता है, जिसके उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और वो उसकी बंदूक छीन लेता है। थोड़ी देर तक उनसे लड़ने के बाद वो जीत जाता है और फार्म के घर से ताजा अंडे और कुछ रोटी उठाकर वहाँ से तेजी से भाग निकलता है। रेल की पटरी के पास ट्रेन की आने की आवाज सुनकर वो भागता है और चलते हुए फ्रीट डब्बे पर आसानी से कूद जाता है। इस लंबे और थका देने वाले ट्रेन के सफर के जरिए वो काफी शहर बदलता है और धीरे धीरे मिनेसोटा पहुंच जाता है। वहाँ वो एडलमैन नाम के उस बिजनेसमैन से मिलता है जिसका कार्ड उसे क्यूबा में मिला था ताकि वो अपनी बेटियों की इंफॉर्मेशन ले सके, लेकिन उसके मजदूरों से पूछताछ और फैक्ट्री देखने के बाद भी उसे अपनी बेटियों का कोई नया सुराग नहीं मिलता, जिसके बाद वो आगे चला जाता है। फिर साल 1923 का वक्त आ जाता है जहां वो नॉर्थ डकोटा की जमी हुई जमीन पर रेल लाइन बिछाने का बहुत भारी काम करने लगता है ताकि कुछ पैसे कमा सके। एक दिन काम के दौरान वो देखता है कि एक लंबा चौड़ा मजदूर कैंप में एक औरत के साथ कर रहा है, जिसे देखकर नजरत को गुस्सा आ जाता है। नजरत आगे बढ़कर उस औरत को तो बचा लेता है, पर बाकी मजदूरों को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो सब मिलकर उसे पूरी तरह पीट देते हैं। वो उसे मार मार कर बेहोश कर देते हैं और उसे उन्हीं बर्फीली रेल की पटरियों पर मरने के लिए छोड़ देते हैं जहाँ बहुत सर्दी होती है। रात को बर्फ में बेहोशी की हालत में गिरे होने पर उसे अचानक अपनी बेटियों की आवाज आती है जो उसे पुकार रही होती है। ये आवाज सुनकर वो अचानक होश में आता है और उठकर दूर दिखने वाली एक रोशनी की तरफ अपनी पूरी ताकत से चलते हुए दरवाजे पर पहुंचता है। दरअसल ये कुछ आम मजदूरों की एक बस्ती होती है। वहाँ वो एक औरत से इशारे में बेटियों के बारे में पूछता है, पर किसी को कुछ पता नहीं होता। पर उसे इशारों में पास की एक पुरानी बस्ती के बारे में बताया जाता है जहाँ कुछ यतीम लोग रहते हैं। अगली सुबह वो बिना रुके उन बर्फीले पहाड़ों और जमी बड़ी झीलों को पार करके एक छोटे शहर तक पहुँचता है। इस शहर की सुनसान और बर्फ से ढकी सड़क पर आगे चलते हुए उसे अचानक एक लंगड़ाती हुई औरत आगे जाते हुए दिखाई देती है। नजरत अपना दिल थाम कर उसके पीछे जाता है और अपनी बेटी का नाम पुकारना चाहता है, पर गले की पुरानी चोट की वजह से उसकी आवाज पूरी तरह बंद होती है। वो किसी तरह आवाज निकालने की कोशिश करता है, तभी किसी आहट से वो औरत खुद ही पीछे मुड़ती है। पीछे मुड़ते ही वो औरत अपने बाप को देखती है और उसे फौरन पहचान लेती है। लड़की उसके गले पर बंधा हुआ वही पुराना रुमाल देखती है जो उसकी बहन ने उसे दिया था। बाप और बेटी दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन जब नजरत उसके हाथ के इशारे से दूसरी बेटी के बारे में पूछता है तो उसकी बेटी अचानक चुप हो जाती है। वो उसे इमोशनल होकर बताती है कि सफर की मुसीबतों की वजह से उसकी जुड़वा बहन बीमार पड़ गई थी और हाल ही में वो मर चुकी है, यानी कि उसकी एक बेटी अपने बाप को आखिरी बार देखे बिना ही इस दुनिया की सारी तकलीफों से आजाद हो गई, जिसका दुख नजरत को पूरी तरह तोड़ देता है। वो वहीं उसके दुख में आंसू बहाने लगता है और उसकी बची हुई बेटी उसे गले लगाकर संभालती है। आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि नजरत और उसकी बेटी मिलकर अपनी बहन की कब्र पर जाते हैं और उसे बहुत याद करते हैं, जिसके बाद वो दोनों साथ मिलकर कब्रिस्तान से बाहर एक नए सफर और आगे की तरफ निकल जाते हैं। इसी सीन के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।